नमस्कार, बिहार की नंबर 1 बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और चारों की चारों सीट एनडीए ने उन पर कब्जा जमा लिया और क्लीन स्वीप कर दिया। तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत जीते हैं तो इमामगंज में हम प्रत्याशी दीपा मांझी ने जीत दर्ज की। बेलागंज में जेडीयू की मनोरमा देवी जीती तो रामगढ़ में बीजेपी के अशोक सिंह ने जीत का परचम लहराया। इन चारों सीटों में से 3 पर एनडीए उम्मीदवारों ने आरजेडी को शिकस्त दी है। वहीं तरारी में बीजेपी के विशाल प्रसाद ने सीपीआई-एमएल के राजू यादव को हराया है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले यह जीत एनडीए के लिए क्यों खास है? क्यों आरजेडी की रणनीति इन 4 विधानसभा सीटों पर विफल हो गई है? बहस में इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं यह जीत क्यों खास है और कैसे नीतीश कुमार और बीजेपी इस जीत के बाद हीरो की भूमिका में आ गई है। दो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले हुए 4 सीटों के उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था। एनडीए ने सभी 4 की 4 सीट जीतकर सत्ता के सेमीफाइनल को 4-0 से जीत लिया। तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत ने सीपीआई-एमएल के राजू यादव को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया तो रामगढ़ में बीजेपी के अशोक सिंह ने बीएसपी के सतीश यादव को शिकस्त दी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह तीसरे स्थान पर रहे। एनडीए की सबसे बड़ी जीत बेलागंज में हुई। जेडीयू की मनोरमा देवी ने आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह को करारी शिकस्त दी। बेलागंज को आरजेडी का गढ़ माना जाता है। वहीं इमामगंज में हम की दीपा मांझी ने आरजेडी के रोशन मांझी को पटकनी दी। जन सुराज के जितेंद्र पासवान इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। वोटों की यदि बात करें तो तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत को 78,755 वोट मिले, जबकि सीपीआई-एमएल के राजू यादव को 68,143 वोट मिले। करीब 10,000 वोट से बीजेपी की यहां पर जीत हुई। वहीं इमामगंज में हम की दीपा मांझी को 53,435 वोट मिले तो आरजेडी के रोशन मांझी को 47,490 वोट मिले। दीपा मांझी करीब 6,000 वोट से जीत गई। रामगढ़ सीट की यदि बात करें तो बीजेपी के अशोक सिंह को 62,257 वोट और बीएसपी के सतीश यादव को 60,895 वोट मिले। बीजेपी ने करीब 1,300 वोट से यहां जीत दर्ज की। तो वहीं बेलागंज सीट पर जेडीयू की मनोरमा देवी को 73,334 वोट मिले, जबकि आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह को 51,943 वोट मिले। जेडीयू इस सीट पर करीब 21,000 वोट से जीता। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये उपचुनाव एनडीए के लिए बूस्टर डोज की तरह आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जीत ये बड़ी है और क्यों बड़ी है इसका आज जवाब लेंगे और सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। परिमल कुमार प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चितरंजन गंगवार प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद मसीउद्दीन प्रवक्ता जनसुराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर उषा विद्यार्थी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले जेडीयू से शुरुआत करते हैं। इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं परिमल कुमार जी? ये तो बिहार की जनता की जीत है और मैं बतला दूं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो जिस तरह उन्होंने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर बिहार में विकास की जो धारा प्रवाहित हो रही, जो अंदर करंट प्रवाहित हो रही है, उस 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा परिमल कुमार जी, माफी के साथ। इसी वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र में बम्पर जीत का जश्न मनाया जाएगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें भी सीधे ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर पहुंचने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले गुलदस्ता देकर जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है और उसके बाद इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूल गिर रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है गर्मजोशी के साथ। ये तस्वीरें सीधे दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर
सभी का अभिवादन स्वीकार किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर जीत और उसका आज जश्न मनाया जाएगा। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय इन तस्वीरों में जेपी नड्डा भी नजर आ रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं और वो इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करते हुए नजर आए और अब उनके साथ चलते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए जो जीत है उसे बड़ा कर दिया है। 234 सीटों पर एनडीए ने वहां पर जीत दर्ज की है। 288 सीटों पर यह विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें 234 सीटें अकेले बीजेपी ने एनडीए ने वहां पर जीती हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब जोरदार स्वागत किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में पूरे चुनाव कैंपेन को लीड किया था। कई उन्होंने जनसभाएं की थी और कई मुद्दों को प्रमुखता से रखा था। अब उनका असर यह हुआ है कि बीजेपी ने वहां ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। साथ ही साथ एनडीए ने 234 के आंकड़े को छुआ है जबकि इंडिया अलायंस 50 के आंकड़े पर सिमट गया। 4 ऐसी सीटें रहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी या अदर पार्टी के पक्ष में गई हैं। अगर बीजेपी की महाराष्ट्र में बात करें तो 132 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती हैं। ऐसे में इस जीत के हीरो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना जा रहा है और उनका स्वागत करती हुई ये तस्वीरें दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए बड़ी तादाद में बीजेपी समर्थक पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनकी आदत है, जो उनका वो व्यवहार हो चुका है कि वो जनता के बीच जाते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं और वही प्रक्रिया, वही प्रथा को अब वो अपनाते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये वो जन सैलाब, जन हुजूम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचा हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे। अब वो गृह मंत्री अमित शाह को भी इन तस्वीरों में देख रहे हैं आप। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे लेकिन डिबेट की तरफ चलते हैं। हमारे तमाम मेहमान पटना से, बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिमल जी जेडीयू प्रवक्ता हैं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा था इससे पहले। परिमल जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैंने कहा कि पिछले साल जब 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और फिर अभी जो सेमीफाइनल है, तो अब देखिए कि ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय और विकास की का ब्यार और आंधी चल रही है। लगातार हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आप समझे कि दिस इज एक्सेप्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। जैसे जैसे सामान्य रूप से जब कोई पार्टी लंबे समय तक कार्य करती है और सत्ता में आसीन होती है तो उसके लिए उसके प्रति एंटी इनकमेंसी होता है, जबकि हमारे आदरणीय नेता की विश्वसनीयता दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। मतलब प्रो इनकमेंसी की स्थिति हमारे पार्टी और हमारे नेता के संदर्भ में है। तो इसका कारण है कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार वोट की चिंता नहीं करे, वोटर्स की चिंता करते हैं। सभी वर्गों का उत्थान, लगातार युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने का काम, शिक्षा उपलब्ध कराने का काम, महिला सशक्तिकरण। फिर आप देखिए बिहार एक्सेप्शनल उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के सम्मान को सुनिश्चित और इन करना। तमाम मुद्दों पर आपने वोट भी मांगे और आपको जनता ने जन समर्थन भी दिया है। और मैं बीजेपी प्रवक्ता को भी बहस में लेकर आता हूं। डॉक्टर उषा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी से। उषा जी, ये जीत चूंकि 4 में से 2 जो विधानसभा उपचुनाव की सीटें थी उस पर आप लड़ रहे थे, बीजेपी लड़ रही थी, दोनों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रहा, आपने जीत भी दर्ज की। इस जीत को किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, किसको इसका क्रेडिट देंगे? देखिए, इसमें एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही थी और एनडीए गठबंधन इस बार इतनी मजबूती से सभी कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता और मिलकर इन्होंने जिस प्रकार से वोट और जनता को कन्विंस किए और आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से विकास का लगातार और आदरणीय नीतीश कुमार जी मिलकर के 2005 से आज तक जो बिहार में विकास हुआ है, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये सारी चीज अब जनता समझ चुकी है कि अब तेजस्वी यादव या दूसरा कोई भी विपक्ष कोई हमारे बिहार का विकास नहीं कर सकता है। अगर कोई विकास कर रहा है, जो प्रगति के पथ पर चल रहा है, वो एनडीए गठबंधन है। ठीक है, और इसी विकास पर आपने वोट मांगा और आपको ऐसा लगता है कि जनता ने आपको
इसी विकास पर वोट दिया है। मैं आपके पास दोबारा से भी आऊंगा और आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी एक बार सुन लेते हैं। चितरंजन जी, कहां कमी रह गई? जो 4 में से 3 सीटें आपकी थीं वो भी आपके हाथ से खिसक गई। जनता दल यू के प्रवक्ता का और भाजपा के प्रवक्ता का सुन रहे थे। खैर उस डिबेट में मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी आप जो आपका डिबेट का विषय है उससे अलग मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, उपचुनाव जो होता है, उपचुनाव का एक ट्रेंड होता है कि जहां जिसकी सरकार रहती है वह जो है सो उसके पक्ष में जाता है। क्योंकि उपचुनाव से सरकार न बनती है न बिगड़ती है, उस पर सरकार के सियासत पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए जो है सो उपचुनाव देखिए, जैसे बिहार में आपने कहा तो आप देख लीजिए पंजाब में जो है सो भाजपा क्यों हारी। आप देख लीजिए कर्नाटक में भाजपा क्यों हारी। उपचुनाव तो वहां भी हुए थे, कर्नाटक में भी उपचुनाव हुआ था तो वहां पर तो वह हार रही। जो वो बिहार में मैसेज देना चाहते थे वहां पर वो दे दिया, और जो वहां पर मैसेज देना चाहते थे नहीं दे पाए। नहीं, अब आप देखिए, आप वो दोनों आदमी से बुलवा रहे थे तो डिस्टर्ब नहीं किया। मैं जब बोलना शुरू किया तो बीच में आप ठोका ठोकी करने लगे। मेरी बात तो पहले पूरी करने दीजिए। करिए आप बात कंप्लीट। विकास पर भाषण दिलवा दिए, हम अभी शुरू किए हैं तो बीच में टोका टोकी करने लगे। ऐसा अगर डिबेट करवाना है तो नहीं बुलाइएगा, तब भाजपा जनता दल को बुलवा कर डिबेट करवा लीजिएगा। क्यों बुलाते हैं? ठीक है चितरंजन जी, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। इसलिए कि आप बीच में लगे टोका टोकी करने लगे। मैं कह रहा हूं कि पंजाब में भी उपचुनाव हुआ, कर्नाटक में भी उपचुनाव हुआ। कहां करिश्मा चला गया वहां पर नरेंद्र मोदी जी का। देखिए, और यह जो कर रहे हैं सेमीफाइनल तो बगल में झारखंड जो हुआ है वह सेमीफाइनल है। क्योंकि झारखंड पहले बिहार का अंग था, वहां का जो आव हवा है, वहां के लोगों का जो विचार है वह बिहार के लोगों से मिलता है। तो जिस प्रकार झारखंड में झाड़ू लेकर बाहर दिया गया, वहां भी नरेंद्र मोदी जी आए थे लेकिन कोई करिश्मा नहीं हुआ। तो वहां पर जिस ढंग से झाड़ू से लेकर बाहर दिया गया एनडीए को, उसी की पुनरावृत्ति बिहार में होगी। और सेमीफाइनल अगर मानते हैं तो सेमीफाइनल झारखंड हुआ, जिसका 2025 में बिहार का फाइनल होगा। ठीक है, उसका जवाब मैं ले लूंगा। सैयद मसीउद्दीन प्रवक्ता जन स्वराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद भाई, जो तस्वीर आई है जन स्वराज के जितने बड़े दावे थे उन दावों पर वो खरी उतरती हुई नजर नहीं आई है। हालांकि 10% वोट आपको जरूर मिला है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो विनर्स हैं और जो रनर्स हैं सबको मेरे तरफ से मुबारकबाद, ढेर सारी बधाई। हमारी पार्टी तो आप जानते हैं कि उसका स्थापना अधिवेशन 2 अक्टूबर को पटना में हुआ है। 2 अक्टूबर को पार्टी बनी और 24 और 25 अक्टूबर को नॉमिनेशन हुआ। 13 नवंबर को इलेक्शन हो गया। हमको जो मेरा चुनाव चिन्ह था स्कूल बैग, वो भी 29-30 तारीख को तो 10 दिन पहले जिस पार्टी को उसका चुनाव चिन्ह मिला हो और जो पार्टी सिर्फ 1-1.5 महीने पुरानी हो, उसको कुल वोट का कुल वैलिड वोट्स का 10% वोट मिला है। और हम निराश नहीं हैं, हम प्रतिबद्ध हैं बिहार में बदलाव के लिए। जहां वोट के प्रतिशत की बात है तो हमसे 1% वोट, 11% वोट जनता दल यूनाइटेड को आया है। भारतीय जनता पार्टी को भले 21% वोट आया है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को भी 20% वोट आया है। तो जिस पार्टी का सफ़र सिर्फ 1 माह पुराना है, जिसकी मियाद 1 महीना पुरानी है, जिस पार्टी को बने हुए 1 महीने हुए हैं, वो पार्टी 10% वोट पहले ही दौर में ले आई है। तो हम उसके लिए बिहार के जो वोटर्स उपचुनाव के थे, मैं उनको सबको साधुवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि आपने और बिहार की जनता ने, देखिए हुआ क्या है कि जो रिजल्ट हुआ 3 जून को लोकसभा का, उसके बाद सारे लोग अपने अपनी दलों के तरफ से जो संभावित जो प्रत्याशी थे, भावित, जैसे मनोरमा जी के बारे में आप बता दें, बेला में वो जून से ही काम कर रही थी, सुरेंद्र यादव जी भी जून से काम कर रहे थे, रामगढ़ में जगदा बाबू भी कर रहे थे। वो बात ठीक है, लेकिन आपको लेकर ये कहा जा रहा है कि आपने आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया है और जेडीयू को आपने फायदा पहुंचा दिया, बीजेपी को आपने फायदा पहुंचा दिया। आप पर आरोप ये लग रहे हैं? नहीं, देखिए
देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप 2020 का जो रिजल्ट है उसको देख लीजिए कि जीतन राम मांझी ने श्री उदय नारायण चौधरी जी को इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में कितने वोटों से हराया था। श्री सुरेंद्र यादव जी ने बेला में कितने वोटों से। हमको तो इमामगंज में जो उम्मीदवार हमारे मोहम्मद अमजद साहब थे उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट नहीं मिला। माइनॉरिटी कमेटी का वोट भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार मनोरमा देवी की तरफ शिफ्ट हुआ। और ये जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं उनकी पार्टी के जो कार्यवाहक अध्यक्ष संजय झा जी और एमपी हैं देवेश, मुसलमानों को पानी पी पी के गाली देते हैं। लेकिन इमाम वहाँ पे बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में तो प्रत्येक मुसलमान की जो बड़ी आबादी का वोट है, जो गांव है, वहाँ देख लें कि किसको वोट मिला। परिमल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। परिमल जी, आपको लेकर ये आपकी जीत को लेकर ये कहा जा रहा है, हालांकि पहले चितरंजन जी ने आपको बधाई भी दी और उसके बाद ये कह रहे हैं कि सेमीफाइनल ये नहीं है, सेमीफाइनल झारखंड का था। आप बिहार में जो जीत किया है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलना चाहिए। आप जो विकास के दावे कर रहे हैं। जी अभी गुस्साए हुए थे तो स्वाभाविक है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। देखिए 2010 में ही आरजेडी को बिहार की जनता ने खारिज कर दिया था। आपको याद होगा कितना विधानसभा में लगभग 23-24 वोट ये सदस्य इनके थे। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार समाजवादी हैं और उनका एक कॉन्सेप्ट है कि बिहार के विकास में सभी को साथ लेके चले और इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने मौका दिया था। लेकिन कहा जाता है ना, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। ये लोग फिर घोटालेबाज हैं, परिवारवाद। ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास समय की कमी है और इस डिबेट में जितने भी मेहमान मेरे साथ जुड़े सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सेमीफाइनल इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि एक साल बाद विधानसभा चुनाव है बिहार में, और बिहार में विधानसभा चुनाव का जो आईना कितना साफ होगा और जनता कितना किस दल को पसंद कर रही है, वो इन जो 4 उपचुनाव की सीटें थी उनमें ये पता लग जाता कि कौन किसको कितना पसंद कर रहा है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।